हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 8 दैट इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। तो कैसे एयर विंड बनती है, कैसे विंड एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है, स्टॉर्म्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, टॉर्नेडोज क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So winds, when the air moves in a flow in a particular direction, it is called wind. So moving air is known as wind. अगर एयर एक जगह पे रुकी हुई है तो इट इज नॉन एज एयर, अगर वो ब्लो कर रही है तो इट इज नॉन एज विंड। सो जो एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, इट एक्सर्ट्स प्रेशर, वो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं कि एयर प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है। Why a tin can with hot water when cooled down with fresh water distorts its shape? जब एक कैन है जिसके अंदर गर्म पानी प्रेजेंट है, जब उसके ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है तो उसकी शेप खराब क्यों हो जाती है, उसकी शेप चेंज क्यों हो जाती है। समझिए अब यहाँ पे कि जब फ्रेश वाटर को पोर किया जाता है ओवर हॉट कैन, द स्टीम्स इनसाइड द कैन कंडेंसेस एंड कन्वर्ट इनटू वाटर। जब आपने हीट किया था इस कैन के अंदर, जो वाटर प्रेजेंट है, ऊपर इसकी लिड को क्लोज कर रखा है, जब वाटर को हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। आपको याद रखना है कि कोई भी चीज गर्म होने पे एक्सपेंड करती है, हीट करने पे क्या करती है, एक्सपेंड करती है, फैलती है। तो स्टीम जो है वो फैल गई और अंदर जो एयर प्रेजेंट थी, वेपर्स प्रेजेंट थे, उसने कैन्स की वॉल के ऊपर अंदर से काफी ज्यादा प्रेशर लगाया। This results in the reducing the amount of air that is present in the water. The pressure of the air outside the can becomes more than the pressure of the air inside the can. This results in compressing of the can. Therefore, it is proved that air exerts pressure. तो क्या कहा कि अब जो अंदर स्टीम है वो वॉल्स के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगा रही है, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला, ठंडा पानी डाला, जो अंदर स्टीम थी, हमको पता है कि जब वेपर्स किसके कांटेक्ट में आएंगे, ठंड की कांटेक्ट में आएंगे तो वो कंडेंस हो जाएंगे। तो जो वाटर वेपर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वापस वाटर में कन्वर्ट हो गए। तो वाटर में कन्वर्ट हुए तो अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अभी हमने पढ़ा था प्रेशर ज्यादा क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपेंड हुई थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर एयर का प्रेशर है इस कैन के, वो ज्यादा हो जाएगा और ये कैन क्रश हो जाएगा। ठीक है जी। इसी से एक मिलता जुलता एग्जांपल आपने देखा होगा, जो चिप्स पैकेट आते हैं, वेफर्स आते हैं आपके, वो हमारे नॉर्मल प्लेन एरियाज के अंदर ज्यादा फूले हुए नहीं होते, लेकिन अगर आप हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स में घूमने जाएं, पहाड़ों में घूमने जाएं, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं, क्योंकि बाहर, पैकेट के बाहर एयर का प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एयर प्रेशर कम होता जाता है, तो अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, इसलिए वो फूले हुए होते हैं। अगली बार अगर आप जाएं तो यहां से एक पैकेट खरीद के लेके जाइएगा, उसकी एक फोटो क्लिक कर लीजिएगा। जब पहाड़ों में आप पहुंचेंगे तो वो ज्यादा फूल चुका होगा, आप नोटिस कर पाएंगे। तो फ्लो ऑफ एयर, when the speed of the wind increases, it lowers down the air pressure. जैसे जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। Therefore, we can say that air flows from a region of high pressure to a low pressure. ध्यान दीजिए, जहां पर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहां पर जो एयर प्रेजेंट है जमीन के ऊपर, वो गर्म होने की वजह से क्या होएगी, एक्सपेंड होएगी। और जब कोई चीज एक्सपेंड होती है तो वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने की वजह से वो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। आपने ये फिनोमिनन अपने किचन में भी देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन दीवार के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जब भी आपकी मम्मी कुछ बनाती हैं तो वो सारी गर्म जो हवाएं हैं वो कहाँ उठती हैं, ऊपर, और इसीलिए एग्जॉस्ट ऊपर है ताकि उन गर्म हवाओं को बाहर कर सके। तो जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां पर एयर गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाता है जी, एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है। जैसे ही लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है, जो ठंडी हवा साइड से है वो उस जगह को कवर करने के लिए यहां पे आती है, जिसकी वजह से
क्या होता है, एयर एक जगह से दूसरी जगह ब्लो करती है और उसको क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। द स्पीड ऑफ एयर एंड और विंड, द स्पीड ऑफ एयर और विंड डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर्स ऑफ द टू रीजन। मैंने बताया यहां पे लो प्रेशर है, यहां पर हाई प्रेशर है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इन दोनों प्रेशर्स के बीच में उतनी ज्यादा विंड की स्पीड होगी। जितना कम होगा दोनों के बीच में डिफरेंस, उतनी विंड की स्पीड क्या होगी, कम होगी। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द एयर ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है, ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो विंड की स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। और अगर कम हो जाता है दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस, तो विंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, व्हेन एयर इज हीटेड इट एक्सपैंड। जब एयर को हीट करते हैं वो एक्सपैंड करती है। एज ए रिजल्ट इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड बिकम्स लाइटर इन वेट। इसकी वजह से वो ज्यादा जगह को कवर करेगी और वेट में क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन से दैट वार्म एयर इज लाइट इन वेट एंड कोल्ड एयर इज हैवी। तो गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा भारी होती है। Why does smoke moves in upward direction? जो स्मोक है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्यों जाता है हमेशा? क्योंकि स्मोक में क्या है, हॉट एयर है और हॉट एयर लाइटर होती है और लाइटर होने की वजह से वो ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। जो आपने बैलून्स देखे होंगे जो ऊपर की तरफ जाते हैं उनके अंदर क्या भरी जाती है, हल्की हवा भरी जाती है, इसलिए वो छोड़ते ही के साथ ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल एयर भरते हैं तो वो बैलून नीचे ही घूमता रहता है, क्योंकि वो बराबर भारी है नॉर्मल एयर के, इसीलिए वो नीचे घूमता रहता है। अगर आप उसमें हल्की हवा भरेंगे तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। सो हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर्स। तो हमने पढ़ा था मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन के बारे में पढ़ रखा है। तो कैसे कन्वेक्शन होती है एयर के अंदर। व्हेन द हॉट एयर इन अ रीजन राइजेस अप, जब कहीं पे भी जो गर्म एयर है वो जब ऊपर की तरफ उठती है, जो प्रेशर है वो वहां पे क्या हो जाता है, लो हो जाता है उस रीजन के अंदर। एज ए रिजल्ट द कोल्डर एयर फिल्स इट स्पेस। तो जो ठंडी हवा है, कोल्ड डेंस एयर है, वो उस जगह पे आती है। दिस इज हाउ कन्वेक्शन इन एयर अकर। इस तरीके से कन्वेक्शन होती है। जो सूरज की गर्मी आ रही है किसी जगह पे, वहां पे जमीन क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जमीन गर्म होने से उसके ऊपर की एयर भी गर्म होगी और हल्की हो जाएगी। हल्की होने से ऊपर उठेगी, तो जो साइड में ठंडी हवा है वो वहां पे उसकी जगह को लेने आएगी। तो जो ये गर्म हवा ऊपर उठी है ये हाइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अपर एटमॉस्फेयर में सूरज की जो किरणें हैं वो टकरा के इतनी ऊपर वापस तो जा नहीं पाती हैं, कम जा पाती हैं। तो वहां पर ठंडा इलाका होता है, तो जो गर्म एयर ऊपर गई है वो वहां से दोबारा कूल हो जाती है, फिर वो नीचे आ जाती है, क्योंकि कूल एयर क्या होती है, भारी होती है, वो नीचे आ गई। तो गर्म एयर ऊपर उठती रहती है, ठंडी एयर नीचे आके उसकी जगह लेती रहती है। So generation of wind current due to uneven heating of earth. अर्थ पे अनइवन हीटिंग होती है, पूरी अर्थ के ऊपर सेम हीटिंग नहीं होती है। इसकी वजह से विंड करंट्स एक जगह से दूसरी जगह आपको जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। तो दो सिचुएशन हैं जिसके अंदर जो विंड है अर्थ के ऊपर जनरेट होती है। सबसे पहला, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स कॉज द नॉर्थ साउथ विंड। अर्थ को शेप आपको पता है, स्पेरिकल सी होती है, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं होती है, मतलब वैसी सी होती है। सो इक्वेटर के ऊपर गर्मी ज्यादा होती है, पोल्स के ऊपर गर्मी कम होती है, सन हीट कम पहुंच पाती है। तो इसकी वजह से अनइवन हीटिंग होती है, जिसकी वजह से हवा बहती है। वी नो दैट, हमें पता है कि जो अर्थ है वो डिवाइडेड है सर्कुलर लाइंस में कॉल्ड लैटिट्यूड्स। सबको पता है लैटिट्यूड्स के बारे में, जो अर्थ है वो लैटिट्यूड्स में डिवाइडेड है। दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ द प्लेस ऑन द ग्लोब। तो वो किसी भी जगह की उसकी नॉर्थ साउथ पोजीशन बताता है ग्लोब के ऊपर। ये पोल्स होते हैं आपके, ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं। ऑल्सो द इक्वेटर इज ए लैटिट्यूड। आपको पता है अर्थ को जो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है उस लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं। दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ रोटेशन। तो जो ये एक्सिस है जिसके ऊपर अर्थ रोटेट करती है, इसके क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनेगा यदि आप पोल और इक्वेटर के बीच में एंगल को ऐसे ड्रॉ करके देखें। द रीजन दैट आर क्लोज टू द इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम सनलाइट ऑन द अर्थ। तो वो रीजन जो इक्वेटर के आसपास हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा धूप गिरती है, क्योंकि सूरज की किरणें यहीं पे सबसे ज्यादा गिरती हैं, यहां पर सबसे कम गिरती हैं पोल्स के ऊपर।
Hence the air in this region is generally warm. इसी वजह से ज़्यादा गर्म एयर यहीं पर आपको पाई जाएगी। तो जो गर्म एयर है वो यहीं पे ऊपर उठेगी और जो कोल्ड एयर है नीचे वाले लैटिट्यूड से जो इसके बगल में है वहां से वो कोल्ड एयर इक्वेटर की तरफ आएगी। सो द कोल्ड एयर फ्रॉम द लैटिट्यूड अराउंड द इक्वेटर मूव्स इन दैट प्लेस। सिमिलरली इसी प्रकार जो कोल्ड विंड हैं फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ पोल मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। इसी वजह से जो यहाँ पे ठंडा इलाका है आपके पोल्स के पास, वहां से ठंडी हवा इक्वेटर की तरफ मूव करती है अपने बगल वाले लैटिट्यूड की तरफ। एंड द नेबरिंग लैटिट्यूड एंड द सर्कुलेशन ऑफ विंड टेक्स प्लेस ऑन अर्थ। और इसी प्रकार से विंड की सर्कुलेशन अर्थ के ऊपर होती रहती है। यहां पे देख सकते हैं आप कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे विंड नॉर्थ पोल से देखो नीचे की तरफ आ रही है। अगर यहां से अगर आप देखें तो ये विंड कहां जाएगी जी, आपकी साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ आएगी। कहाँ आएगी? साउथ पोल से नॉर्थ की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पर विंड ऐसे जा रही है, यहाँ पर विंड ऐसे आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पर क्या था, इक्वेटर था और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है सूरज की किरणों की वजह से। इसीलिए जो एयर है वो बगल वाले लैटिट्यूड से किस तरफ आती है? इक्वेटर की तरफ आती है। तो एक सवाल मन में आ सकता है कि ये सीधी क्यों नहीं आती, ये ऐसी एंगल में क्यों आ रही है यहाँ पर? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और उस रोटेशन की वजह से जो विंड है वो सीधी ना जाके थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डाइवर्स हो जाएगी। यू माइट ऑब्जर्व इन द फिगर गिवन अबाउ द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। दिस डाइवर्जन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड अकर बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। कॉरियोलिस फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो ये विंड हैं ये डाइवर्स हो जाती हैं, स्ट्रेट फ्लो नहीं करती। सो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। पहला तो हमने पढ़ लिया कि वहां पर क्या होते हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं उनके ऊपर अनइवन हीटिंग की वजह से एक जगह से दूसरी जगह एयर ब्लो करती है पूरी अर्थ के ऊपर। लेकिन अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर के ऊपर भी, जिसकी वजह से मॉनसून विंड्स आती हैं अर्थ के ऊपर जो हमारे लिए बरसात लेके आती हैं। तो अभी जो सीजन चल रहा था पीछे वाला जो आपका रेनी सीजन है वो इन मॉनसून विंड्स की वजह से ही आता है। समर के अंदर क्या होगा जी, जो लैंड है नियर द इक्वेटर गेट वार्मर एंड इट्स टेम्परेचर जनरली रिमेन्स हायर देन द ओशन। एक चीज आपको याद रखनी है कि जो लैंड है वो गर्म भी जल्दी होती है और ठंडी भी जल्दी होती है एज कंपेयर टू वाटर। तो इक्वेटर के पास जितनी भी लैंड है वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है गर्मियों के टाइम पे। इस वजह से वहां पर एयर गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है। एज ए रिजल्ट इससे क्या होता है, जो एयर है लैंड के ऊपर वो राइज करती है और जो कोल्ड एयर है ओशियंस के ऊपर वो उस लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है, मतलब लैंड की तरफ मूव करती है अलोंग विद वाटर वेपर्स, क्योंकि समुद्र में तो इवेपोरेशन होगी अगर सूरज की गर्मी पड़ रही है तो। सो दीज विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। सिंस दीज विंड्स कम फ्रॉम द ओशन दे कैरी वाटर विद देम। समुद्र से आ रही हैं तो इवेपोरेशन हुई थी तो वाटर वेपर्स अपने साथ लेके आएंगे। इन ए सिमिलर वे, इसी तरीके से द विंड्स इन द विंटर सीजन मूव फ्रॉम द लैंड टूवर्ड्स द ओशन। तो जो विंड है वो विंटर सीजन में अपोजिट फ्लो करती हैं। समर में कहाँ है, ओशियन से लैंड की तरफ मूव करती हैं और विंटर में क्या होगा, लैंड से ओशियन की तरफ मूव करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस प्रकार से एक तो अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ जो हो रही है उससे विंड मूव करती हैं, दूसरा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर से भी मूवमेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा कि समर्स के अंदर क्या होता है, जो समुद्री हवाएं हैं वो आती हैं लैंड की तरफ और यही बरसात लेके आती हैं। सो थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के। सो ऑल्दो मॉनसून विंड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, हमारे देश में ज्यादातर किसान बरसात के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर इरिगेशन, फसलों को पानी देने के लिए। लेकिन
In regulating the temperature conditions of a place, sometimes excess of rainfalls and strong winds can lead to natural disasters such as thunderstorms and cyclone. तो इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर है कहीं पे कम है, इसी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो विंड्स बहती हैं, जो पानी आता है, बरसात आती है, कई बार ये डिजास्टर्स रूप ले लेती हैं, जैसे कि थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो पहले हम थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। थंडरस्टॉर्म क्या है? एक ऐसा इवेंट है इन्वायरमेंट के अंदर इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो अकम्पनीड विद हैवी रेनफॉल। बहुत तेज हवाएं आती हैं तेज बरसात के साथ, जिसमें आपको थंडर और लाइटनिंग देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम थंडर स्टॉर्म। तेज हवाएं, तेज बरसात, साथ में बिजली का कड़कना और लाइटनिंग प्रोड्यूस होना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। थंडर स्टॉर्म, थंडर मीन्स गड़गड़ाहट, स्टॉर्म मीन्स तूफान, अकर इन इंपॉर्टेंट है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। मेनली कहां पे आते हैं थंडरस्टॉर्म? हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पता होगा, इक्वेटर के दोनों तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एरिया क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ठीक है जी। तो इनके बीच में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर बहुत ज्यादा धूप गिरती है, बहुत ज्यादा सनलाइट गिरती है, और यहाँ पे ह्यूमिड भी है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा समुद्र भी है। तो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर थंडरस्टॉर्म्स आना कॉमन है। These regions generally have higher temperature and cause wind। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो इस वजह से प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है और तेज हवाएं चलती हैं। These hot winds, जो गर्म हवाएं हैं, when move upward, जब ये गर्म हवाएं किसी जमीन से ऊपर की तरफ उठती हैं, also have water vapors with them which freeze and falls on the earth as rain। तो भाई देखो, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर से गर्म हवाएं ऊपर उठी, तो ठंडी हवाएं यहां पे आएंगी, और यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वाटर वेपर्स ऊपर की तरफ उठेंगे। तो जब वाटर वेपर्स ऊपर उठेंगे तो ऊपर कैसा इलाका है? ठंडा इलाका होता है। ठंडा इलाका होने की वजह से जो वाटर वेपर्स हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और दोबारा रेन की फॉर्म में नीचे की तरफ गिरने लग जाते हैं। द रेनफॉल एंड राइजिंग एयर क्रिएट्स लाइटनिंग in the air accompanied by sound, as a result a thunderstorm occur। तो गर्म हवा लगातार ऊपर उठती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर तो उतना ही है, और ऊपर से क्या हो रही है? वाटर ड्रॉपलेट्स, बरसात नीचे की तरफ आ रही है। तो गर्म हवा का ऊपर उठना और बरसात का नीचे आना एक साथ क्या प्रोड्यूस करता है? थंडर प्रोड्यूस करता है। थंडर विद साउंड एंड लाइट, बिजली कड़कती है और बहुत तेज गड़गड़ाहट होती है। सो इसी सिचुएशन को, जिसमें गर्म हवा ऊपर उठ रही है, साथ में पानी नीचे की तरफ आ रहा है, साथ में थंडर और लाइटनिंग प्रोड्यूस हो रही है, इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक तरीके से कि जो यहां पे टेम्परेचर हाई होने की वजह से गर्म हवा क्या हो रही है? वार्म और ह्यूमिड एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, और ऊपर जाते ही वो ठंडी हो जाती है, इससे कोल्ड एयर नीचे की तरफ आती है। तो यहां पर हैवी रेनफॉल होती है, साथ में क्या हो रहा है? गर्म हवा ऊपर उठ रही है। तो जो गर्म हवा ऊपर उठ रही है और पानी की बूंदें जो नीचे आ रही हैं, उससे क्या प्रोड्यूस होती है? थंडर एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। इस तरीके से थंडरस्टॉर्म क्रिएट होता। सो क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए जब कोई थंडरस्टॉर्म रीच करता है? वन शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। अकेले ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना है, क्योंकि बिजली उस पेड़ के ऊपर गिरेगी तो आपको भी नुकसान हो सकता है ड्यूरिंग स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। इंस्टेड वन कैन टेक शेल्टर अंडर स्मॉल ट्री इन अ नियर फॉरेस्ट एरिया। जंगल के अंदर छोटे पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, क्योंकि उस छोटे पेड़ के ऊपर और भी बड़े पेड़ होंगे, तो अगर बिजली गिरनी होगी तो बड़े पेड़ पे गिर जाएगी, आप छोटे पेड़ के नीचे सुरक्षित रहेंगे। आपको जमीन के ऊपर नहीं लेटना है। वन शुड नॉट यूज और कैरी एन अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड। मेटेलिक एंड वाला अम्ब्रेला आप कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर भी क्या होता है? मेटल होता है, तो जब बिजली कड़केगी तो आपके बॉडी के अंदर भी करंट आ सकता है। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम विंडोज एंड डोर्स एट दैट टाइम। डोर और विंडो से दूर रहना है, क्योंकि बिजली कहीं पे भी गिर सकती है। वन शुड नॉट टेक शेल्टर इन एन ओपन गैरेज। ओपन गैरेज में जिसका मेटेलिक शेड है उसके अंदर नहीं खड़ा होना है, किसी भी मेटल की चीज को होल्ड करके नहीं खड़ा होना है। आपको क्या करना है कि जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो वहीं पे बैठे रहें, बस के अंदर हैं तो उसी के अंदर बैठे रहें, क्योंकि बस और कार के जो टायर्स होते हैं वो रबर के होते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्ट रहेंगे।
वन शुड नॉट स्टे इन वाटर, पानी के अंदर हैं तो पानी के अंदर मत रहिए, कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके किसी बिल्डिंग के अंदर आप पहुंच जाएं। सो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं थंडरस्टॉर्म के दौरान। कभी भी गीले हाथों के साथ जब थंडरस्टॉर्म आ रहा हो तो स्विचेस को टच ना करें, उनसे दूर रहें, अप्लायंसेस को बंद कर दें, अपने घर में बिजली को काट दीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।